नमस्कार, वेलकम टू पब्लिक एडमिन क्लासेस। और पब्लिक एडमिन क्लासेस में एक जेंट चैप्टर, विशालकाय चैप्टर यूनियन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया का हम अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हम ब्रिटिश लीगेसी के बारे में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में कॉन्स्टिट्यूशन का क्या क्या योगदान है, कॉन्स्टिट्यूशन से हम क्या क्या डिराइव हो रहा है हमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में, वो हमें देखना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज हाईएस्ट लॉ ऑफ कंट्री एंड रिफ्लेक्ट्स फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ व्हिच अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्री इज बेस्ड। कहने का मतलब यह है कि किसी भी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो लॉ ऑफ द लैंड होता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड होता है और उसी के बेसिस पे जितने भी रूल रेगुलेशन बनने हैं वो बनने हैं। तो कहने का मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द मदर ऑफ ऑल एक्ट, ऑल रूल्स, ऑल रेगुलेशंस। जैसा कॉन्स्टिट्यूशन होगा वैसा ही एडमिनिस्ट्रेशन होगा। The constitutional context of Indian administration means legal and political framework of Indian administration as laid down in Constitution of India. इंडिया में कैसा लीगल सिस्टम होगा, कैसा पॉलिटिकल सिस्टम होगा, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन होगा, ये जो फ्रेमवर्क है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया हुआ है और उसी के बेसिस पे हमें एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है। और इसलिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन समझना नितांत आवश्यक हो जाता है। Constitution of India was framed by the Constituent Assembly, set up in 1946 under the provisions of the Cabinet Mission Plan. Dr. Rajendra Prasad was the President of Constituent Assembly. जो Constituent Assembly थी उसके प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। Constituent Assembly के अंदर में बहुत से समिति थी, बहुत से कमिटीज थे। उस कमिटी में से एक कमिटी थी ड्राफ्टिंग कमिटी एंड The president of the Constituent Assembly was Dr. Rajendra Prasad and Dr. B.R. Ambedkar Sahab was the chairman of the 7-member drafting committee. एक ड्राफ्टिंग कमिटी थी जिसमें 7 मेंबर थे और उनके चेयरमैन जो थे वो अंबेडकर साहब थे। The Constituent Assembly took 2 years, 11 months, 18 days to frame the Constitution. जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उनको 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में, बनाने में, कॉपी पेस्ट करने में, कंपाइल करने में। अब जितने लोग रामचरितमानस में रुचि रखते हैं एक बार रेफर कीजिए रामचरितमानस और ये देखिए कि रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने कितने साल, कितने महीने और कितने दिन में किया था। दोनों को कंपेयर कीजिएगा। The Constitution of India was finally adopted on 26 नवंबर 1949। मतलब 26 नवंबर 1949 तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बन करके पूरा तैयार। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हमने 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट कर लिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कुछ पार्ट को हमने 26 नवंबर 1949 को ही एडॉप्ट कर लिया। बट एट लार्ज पूरा कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950 एंड ऑन दिस डे इंडिया बिकेम रिपब्लिक। गणतंत्र यहां से बनते हैं। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। Originally it had 22 parts, 395 articles and 8 schedules. Presently 24 part है। पहले 22 पार्ट था, अभी 24 पार्ट है। पहले 395 आर्टिकल्स थे, अभी 450 से भी ज्यादा आर्टिकल हो गए हैं। पहले 8 शेड्यूल थे, अभी 12 शेड्यूल हो गए हैं। उसमें एक प्रीएम्बल भी है और प्रीएम्बल जो है इंडिया को सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, ये कुछ शब्द इसमें 42nd अमेंडमेंट में 1976 में डाले गए हैं। बट ऑल टुगेदर सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक बना दिया गया। द वर्ड सेकुलर एंड सोशलिस्ट
The word socialist and secular were added to the preamble by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976. 1976 में सेकुलर वर्ड और सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर वर्ड नहीं था, आर्टिकल 25 था, बट सेकुलर वर्ड उससे पहले नहीं था। सेकुलर वर्ड को पहली बार 1976 में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया जाता है। तो जब हम वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का बारे में हम देखते हैं कि क्या क्या इस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है, तो उसको हमें देखने में क्या क्या आता है। फंडामेंटल राइट्स से कनेक्टेड है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से कनेक्टेड है, फंडामेंटल ड्यूटी से कनेक्टेड है, फेडरल सिस्टम है, स्टेट और सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशन है, सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है, सेंटर एंड स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशन एट ए ग्लांस भी देखेंगे हम, और शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी हम देखेंगे। इन सब चीजों के द्वारा हम ये देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर क्या है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। यहाँ की जो डेमोक्रेसी है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट के अनुसार ही चलता है। और जो डेमोक्रेसी है, जो डेमोक्रेट होते हैं, जो सिटीजन होते हैं, ये सिटीजन पार्लियामेंट में लोगों को चुन करके इलेक्ट करके भेजती है। सोशलिज्म है, ये ऐड किया गया 1976 में। सेकुलरिज्म है, 1976 में ऐड किया गया है। फंडामेंटल राइट्स हैं, पार्ट 3 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट टॉक्स अबाउट द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स की चर्चा भी हम बाद में करेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है, आइए पार्ट 4 में आ जाता है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस है, फेडरलिज्म है, कैबिनेट गवर्नमेंट है, लॉन्गेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल है। जब हम पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल की बात करते हैं तो जो आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का जो प्रोविजन दिया गया है, वहां पर प्रोविजन कुछ इस तरीके से है कि कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन सिंपल मेजोरिटी से भी चेंज हो सकते हैं, फ्लेक्सिबल हो गया। कुछ प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उनको 2/3 मेजोरिटी से आपको अमेंड करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिजिड हो गया। और कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जो 2/3 मेजोरिटी के बाद से 2/3 स्टेट्स के व्यू लेकर के भी करना है, मेजोरिटी लेकर के करना है, कितना रिजिड हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्टली रिजिड भी है और पार्टली फ्लेक्सिबल भी है। और जुडिशियल रिव्यू सब जगह है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये होता है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन काम करे, चाहे लेजिस्लेशन काम करे, ये जो कुछ भी काम कर रहे हैं इसको कोर्ट रिव्यू कर सकती है कि ये सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, उन पर डिसीजन ले सकती है कि ये सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, उसको जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। तो फंडामेंटल राइट को एक बार देख लेते हैं। 6 राइट है, पहले 7 राइट थे। फंडामेंटल राइट के पहले 7 ग्रुप थे, अभी 6 ग्रुप है। राइट टू प्रॉपर्टी को एबोलिश कर दिया गया, उसको लीगल राइट बना दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से हटाकर, फंडामेंटल राइट से हटाकर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। राइट टू इक्वलिटी जो है आर्टिकल 14 से 18 तक है। राइट टू फ्रीडम है, आर्टिकल 19 से 22 तक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, 23rd एंड 24th है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, 25 to 28 है। और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है, आर्टिकल 29 to 30। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 is the heart and soul of the Constitution of India। आर्टिकल 32 यहाँ के सिटीजन्स को ये राइट देता है कि अगर उनके इनमें से किसी भी फंडामेंटल राइट्स को कहीं भी कोई भी इन्फ्रिंज करता है तो वो जब चाहे अपने फंडामेंटल राइट के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं और सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो ये फंडामेंटल राइट्स है, इसको ग्राफिक मैनर में हमने यहाँ पर दे दिया। राइट टू इक्वलिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉइटेशन, रिलीजन, एजुकेशनल राइट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उनको पता था कि इंडिया में समय के साथ कुछ बदलाव की जरूरत पड़ेगी, सोच में परिवर्तन आएगा।
और इसलिए उन्होंने कुछ ऐसे प्रिंसिपल डाले पार्ट 4 में जो स्टेट को जब जरूरत पड़े तो दिशा दिखा सके। जब भी स्टेट किसी नीड में हो कि हमें किधर से चलना चाहिए, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी उसमें उनको दिशा निर्देशित करता है, आप ऐसा चलाएं राज्य अच्छा चलेगा। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, ये इसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, बट इट इज एडवाइजरी इन नेचर, एडवाइजरी टू द गवर्नमेंट इन नेचर। तो ये गवर्नमेंट को डायरेक्शन देता है कि आप ऐसा ऐसा गवर्नमेंट चलाइए, आप उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते कोर्ट ऑफ लॉ में। Thus, these guidelines are non-justiciable, that is part of constitution that cannot be enforced by judiciary। आप कोर्ट में जाकर के ये नहीं कह सकते कि आर्टिकल 39 को आप इन्फोर्स कर दीजिए, क्योंकि आर्टिकल 39 पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है, आर्टिकल 21 पार्ट 3 में आता है फंडामेंटल राइट है। आप कोर्ट में जाकर के कह सकते हैं मेरा ये अधिकार है और मेरे अधिकार को ये छीन रहे हैं, आप मेरे अधिकार की रक्षा करें, और कोर्ट करेगी रक्षा। क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को सोशलिस्टिक प्रिंसिपल भी उसमें कुछ है, कुछ जो आर्टिकल्स हैं वो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में आते हैं, कुछ आर्टिकल गांधीयन प्रिंसिपल में आते हैं और कुछ आर्टिकल लिबरल प्रिंसिपल्स में आते हैं। ये डिवीजन है उसका। उसके बाद से समय आता है फंडामेंटल ड्यूटीज का। 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी एक रिकमेंडेशन देती है। 1976 में 42nd अमेंडमेंट हुआ था, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से किसे जाना जाता है? 1976 के अमेंडमेंट को, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के साथ बहुत अमेंडमेंट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत तोड़ मरोड़ किया गया अपने सुविधा के अनुसार और चाहे समय की जरूरत के अनुसार। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत फेरबदल किए गए और इसीलिए उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और उसमें से एक था ये फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज को अलग से एक पार्ट 4A बनाया गया। पार्ट 4 जो था वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, और पार्ट 4A और 51A एक अलग से आर्टिकल बनाया गया, और उस 51A में 10 ड्यूटीज डाले गए थे। बाद में 2002 में 11वीं ड्यूटी डाली गई है। पहले 10 ड्यूटीज थी फंडामेंटल ड्यूटीज सिटीजन के पास, और 11वीं जो ड्यूटी है वो 2002 में वाजपेयी गवर्नमेंट ने डाला है। तो ये 11 ड्यूटी हमारी है। अगर हमारे पास कुछ अधिकार हैं तो हमारे कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए, और ये कर्तव्य हम सबका कर्तव्य हो जाता है कि हम अपने कर्तव्य को समझें। तो पहला है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्ट्रक्शंस, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। ये आपका कर्तव्य है कि आप राष्ट्रगान का सम्मान करें, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करें, कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करें। चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज ऑफ इंस्पायर्स आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम। हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनको और उनकी आइडियाज को हमें नमन करना है। और ऐसे करके ये 10 लिस्ट पहले थे, और 11वां जो है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू ए चाइल्ड or ward between the age of 6 and 14 years. This was added by the 86th amendment in 2002. तो इस तरीके से 11 आज के डेट में हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज है। फेडरल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लोग कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल नेचर का है, तो कैसे है उसको देख लेते हैं। ड्यूअल पॉलिटी है। द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश्ड ए ड्यूअल पॉलिटी कंसिस्टिंग ऑफ यूनियंस at the center and states at the periphery। मतलब यहाँ पर दो सरकारें चलती हैं, सेंटर में एक सरकार और राज्य में 2 सरकार, और यही कैरेक्टरिस्टिक्स है फेडरल फीचर का भी। फेडरल में भी एक सेंट्रल होता है, एक स्टेट होता है। सेंटर के अलग पावर होते हैं, स्टेट के अलग पावर होते हैं। तो यहाँ पर भी ड्यूअल पॉलिटी है। उसके बाद से क्या है? रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर आपको पावर का डिवीजन करना है, अगर आपको रूल स्पेसिफिक बनाना है, अगर टू द पॉइंट ये चीज आपका रहेगा और ये चीज हमारा करना है, तो आपको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो होना ही चाहिए। इसलिए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना मस्ट है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? लोग ऐसा कहते हैं कि ब्रिटेन में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है,
और हमारे यहाँ रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। जब रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हम करते हैं तो एक ऐसे बुक से है जिसमें सारी चीजें कंपाइल करके रख दी गई है गवर्नमेंट को रूल करने के लिए। और जब हम अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो वहां पर पार्लियामेंट जो जो कहती है वो लॉ बनता जाता है। वहां पर लॉ वो नहीं है जो लिखा हुआ है, वो लिखा जाएगा जो पार्लियामेंट कह रही है। इंडिया में पार्लियामेंट चाहे जो मन करे सो कह ले, चाहे जो भी पार्टी पावर में हो, उनको कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में ही एक्ट पास करना है। कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर वो एक्ट पास करेंगे वो अल्ट्रा वायरस हो जाएगा। डिवीजन ऑफ पावर है, डिवीजन ऑफ पावर है हमारा 7th शेड्यूल, और 7th शेड्यूल में यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट है, 3 लिस्ट है, और 3 लिस्ट के में अलग अलग सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया है। उसके अनुसार कुछ ऐसे पावर, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो सेंट्रल के पूल में आता है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो स्टेट के पूल में आता है। सेंट्रल में क्या आता है? डिफेंस आता है, रेलवे आता है, इंडियन पोस्ट ऑफिस आता है, ये सब सेंट्रल में आते हैं। स्टेट में क्या आता है? पुलिस आता है, रेवेन्यू आता है, एजुकेशन, पहले एजुकेशन, अब एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में, पहले एजुकेशन जो था वो स्टेट में था, बाद में उसको कंकरेंट लिस्ट में कर दिया गया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्टेट में आता है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल फीचर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें फेडरल का मतलब ये होता है कि वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम, पार्लियामेंट इज नॉट द सुप्रीम। ब्रिटेन में डेमोक्रेसी है लेकिन ब्रिटेन में पार्लियामेंट इज सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं है। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। पार्लियामेंट हैज टू वर्क विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चीजें जो है बता रही हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल फीचर का है। सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशन, ये आर्टिकल 245 से लेकर के 255 के बीच में सेंटर स्टेट के बीच में किस तरीके के रिलेशन रहेंगे, क्या क्या चीजें उनके बीच में होती रहेंगी, उनके बारे में दिया गया है। Territorial extent of central and state legislation. The parliament can make laws for whole of or any part of the territory of India. जो सेंट्रल लिस्ट में है और जो पार्लियामेंट का पावर है, पार्लियामेंट जो मतलब सेंटर में है, जो यूनियन में है, वो पूरे देश के लिए या देश के किसी भी पार्ट के लिए अलग से वो रूल बना सकते हैं, एक्ट बना सकते हैं। जो स्टेट है, स्टेट कैन मेक रूल फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या पावर है कि वो पूरे स्टेट के लिए या स्टेट के किसी एक पार्ट के लिए अलग से रूल बना सकती है। पार्लियामेंट अलोन कैन मेक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन। पार्लियामेंट के पास पावर है कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन बना सकता है। दस द लॉ ऑफ द पार्लियामेंट कैन गवर्न द इंडियन सब्जेक्ट्स एंड देयर प्रॉपर्टी इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। कहने का मतलब यह है कि इंडियन पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन भी फ्रेम कर सकते हैं और इंडिया के लोग जिनका प्रॉपर्टी बाहर में है उसके अनुसार वो रूल बना सकते हैं। सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, इससे पहले हमने क्या देखा था? लेजिस्लेटिव रिलेशन हमने देखा था। सेंटर स्टेट का लेजिस्लेटिव रिलेशन हमने देखा। अब हम देखेंगे सेंटर स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन क्या है। इसमें क्या है? द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंट्रल शैल एक्सटेंड टू द मैटर्स ऑन विच पार्लियामेंट कैन मेक लॉस। कहने का मतलब यह है कि पार्लियामेंट जिस सब्जेक्ट पर लॉ बना सकती है उस सब्जेक्ट पर एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो सेंट्रल का रहेगा। स्टेट जिस सब्जेक्ट मैटर पर एक्ट बना सकती है उस सब्जेक्ट मैटर पर स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रहेगा। और कंकरेंट का जहां तक बात है तो अनलेस अनटिल सम कंट्राडिक्शन इज देयर, स्टेट अपना बनाती है, सेंट्रल अलग बनाती है, और इन केस ऑफ कंट्राडिक्शन सेंट्रल रूल विल प्रिवेल। फाइनेंशियल रिलेशन की बात आती है तो फाइनेंशियल रिलेशन में क्या होता है? टैक्स होता है, टैक्स लेना, टैक्स वसूलना, टैक्स का रियलाइजेशन करना, ये सब सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन में आता है। तो इसमें क्या है? पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू
levy the taxes enumerated in the union list. यूनियन लिस्ट में जो कुछ भी मेंशन है उससे रिलेटेड टैक्स पार्लियामेंट पास कर सकती है। जो स्टेट लिस्ट में है उससे स्टेट लेजिस्लेशन पास कर सकता है, और दोनों पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों कंकरेंट लिस्ट पे पास कर सकते हैं। जब रेसिड्यूरी पावर की बात आएगी तो रेसिड्यूरी पावर ऑलवेज रेस्ट विद द यूनियन। पार्लियामेंट्री सिस्टम अपने पास है। देयर इज ए प्रेसिडेंट हु इज द फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट एंड द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट विच रन द गवर्नमेंट एट नेशनल लेवल। एट द स्टेट लेवल, सेंट्रल नेशनल लेवल में एक प्रेसिडेंट होते हैं जो फॉर्मल हेड होते हैं, नेशनल हेड प्रेसिडेंट होते हैं, फॉर्मल हेड प्रेसिडेंट होते हैं, और वो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रालय के साथ मिलकर के देश का काम करते हैं। राज्य लेवल पर गवर्नर होते हैं और गवर्नर चीफ मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ मिलकर के काम करते हैं। The reality, the president exercises these powers through the council of minister headed by the prime minister. जो प्रेसिडेंट है ये फॉर्मल हेड ऑफ द नेशन जरूर है, लेकिन प्रेसिडेंट को क्या करना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, उनकी बातों के अनुसार उनको काम करना है। कहने का मतलब ये हुआ कि नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट हो गए, रियल हेड प्राइम मिनिस्टर हो गए। प्राइम मिनिस्टर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं और प्राइम मिनिस्टर के कहे के अनुसार ही प्रेसिडेंट को चलना है। ये नेशनल में हो गया, और स्टेट में लगभग गवर्नर के अनुसार चीफ मिनिस्टर के साथ चलना, गवर्नर को चीफ मिनिस्टर के अनुसार चलना पड़ता है। सेंट्रल में प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर के अनुसार चलना पड़ता है, और स्टेट में गवर्नर को, जो स्टेट के नॉमिनल हेड है, उनको चीफ मिनिस्टर के और उनके मिनिस्टर के साथ चलना पड़ता है। This means that the presidents elected by the elected MLAs and MPs. कहने मतलब the president is elected indirectly for 5 years. प्रेसिडेंट जो है 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं और इनडायरेक्टली होते हैं। इनडायरेक्टली मतलब सिटीजन उनको इलेक्ट नहीं करते हैं, सिटीजन ने जिनको इलेक्ट किया है वो उनको इलेक्ट करते हैं। सिटीजन प्रेसिडेंट में वोटिंग नहीं करते हैं, प्रेसिडेंट के वो वोटर हैं जिनको सिटीजन ने वोट दिया है। मतलब एमपी और एमएलए जो है वोटिंग करते हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन में। अभी प्रेसिडेंट इलेक्शन का नॉमिनेशन शुरू हो गया है और अपने यहाँ होने वाला है। द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ओनली बाय पार्लियामेंट बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट। प्रेसिडेंट को हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट का मोशन पास कराइए और दोनों हाउस में, और तब जाकर के प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं। इंडिया में अभी तक ऐसी नौबत नहीं आई है। द ओनली ग्राउंड फॉर इम्पीचमेंट इज वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया है और इसलिए आपको प्रेसिडेंट के पद से नमस्कार किया जाता है। इसके बाद से नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव के बारे में। प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में क्या होता है, नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट होता है और रियल हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं। मेजॉरिटी पार्टी का रूल होता है, जिस पार्टी के पास संख्या ज्यादा होगी एमपी की, संख्या ज्यादा होगी एमएलए की, वही पार्टी रूलिंग पार्टी होती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब कैबिनेट की बात आती है तो कैबिनेट की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। इसमें एक आदमी को अलग से नहीं कर सकते। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होती है, अगर प्राइम मिनिस्टर अगर रिजाइन करते हैं तो पूरी कैबिनेट अपने आप ही रिजाइन। पॉलिटिकल होमोजेनिटी होती है, मतलब किसी पार्टी विशेष का उस पर अधिकार रहता है। डबल मेंबरशिप होती है पार्लियामेंट में, राज्यसभा भी है, लोकसभा भी है, सेंट्रल भी है, स्टेट भी है। लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर होती है। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं रूलिंग पार्टी के लीडर होते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, लोअर हाउस जो है मतलब लोकसभा है, गलती मत कीजिएगा, अपर हाउस राज्यसभा है, राज्यसभा अपर हाउस है और लोकसभा लोअर हाउस है। तो लोकसभा जो लोअर हाउस है कैन बी डिसॉल्व्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकते हैं, किसके कहने से, प्राइम मिनिस्टर के कहने से। तो असली हीरो कौन हुआ, प्राइम मिनिस्टर हुआ। सेक्रेसी,
मिनिस्टर्स ऑपरेट, जो जितने लोग मिनिस्टर लोगों को शपथ दिया जाता है उनको अपने कार्य और पोस्ट का शपथ दिलाया जाता है कि यू विल मेंटेन द सीक्रेसी ऑफ योर पोस्ट। स्टेट और यूनियन टेरिटोरी में कुछ डिफरेंसेस हैं। States refer to the administrative division which has their own elected government. Union territory is an administrative unit that is controlled and regulated by union government. कहने का मतलब यह है कि स्टेट में स्टेट का अलग से पार्टी होता है, स्टेट का अलग से चीफ मिनिस्टर होता है और उनके अपने अलग अलग व्यूज होते हैं। लेकिन यूनियन टेरिटोरी में लगभग जो एडमिनिस्ट्रेटर जो वहां पर डिसाइड किए जाते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। यूनियन टेरिटोरी जो है दैट इज पार्ट ऑफ यूनियन ओनली। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस कैसे कैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट चलती है, कैसे कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस किस प्रकार की विशेषताएं हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की। आपसे फिर मैं आग्रह करूंगा 2 बार से 3 बार इस वीडियो को जरूर देखें, बढ़िया से समझ लेंगे, इसमें ना समझने वाली कोई बात ही नहीं है। फिर मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए नमस्कार।